नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से और अभी हम तेजस की प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की नासिक डिवीजन से पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट रोल आउट होने जा रहा है, जो कि एचएएल की थर्ड एलसीए प्रोडक्शन लाइन होने वाला है। एयरक्राफ्ट अभी कैटेगरी बी इंजन के साथ फिटेड है और इसकी पहली फ्लाइट जून 2025 में करने का प्लान किया जा रहा है। कैटेगरी बी इंजन मतलब अभी इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज का इंजन है, लेकिन इनको एचएएल की तरफ से रिजर्व में रखा गया था और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की डिलीवरी में डिले करने की वजह से रिजर्व इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस इंजन को फिलहाल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसके बाद डिलीवरी से पहले इनको जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर होने वाले नए इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी के लिए एचएएल की तरफ से अपनी 2 प्रोडक्शन लाइन से साल भर में 16 तेजस को बनाया जा सकता है और अभी नासिक डिवीजन भी ऑपरेशन होने के बाद ये नंबर आराम से 24 तक इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो करीब 180 के आसपास तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है, उनकी डिलीवरी को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 20 एयरक्राफ्ट को साल में बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल जब तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन को डिलीवर नहीं किया जाता है तब तक तेजस का प्रोडक्शन धीमा रहने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट रफाल को लेकर है। भारत ने जब रफाल जेट खरीदे थे तब ये उम्मीद किया गया था कि आगे चल के इन जेट में अपने देश में बनाए गए मिसाइल और सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी इस प्लान को एक मेजर टेक्निकल रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ रहा है। सोर्सेज के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल का मैन्युफैक्चर है, अभी तक रफाल की सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर करने में संकोच दिखा रहा है, जबकि पहले से ही डसॉल्ट की तरफ से रफाल एम और रफाल की F3R वेरिएंट के साथ इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने में भारत को मदद करने का एश्योरेंस दिया गया था। लेकिन बिना सोर्स कोड के कोई भी इंडियन वेपन सिस्टम को रफाल में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। सोर्स कोड बेसिकली एयरक्राफ्ट के रडार, मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन को कंट्रोल करता है। इन सिस्टम की मदद से ही सेंसर फ्यूजन, मिसाइल टारगेटिंग और क्रिटिकल कॉम्बैट फंक्शन ऑपरेट करते हैं। बिना इन सिस्टम के एक्सेस के अस्त्र, मिसाइल या किसी भी इंडिजिनस वेपन प्लेटफॉर्म को रफाल में सीमलेसली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। डसॉल्ट की रिलक्टेंस का मेन कारण उनके अपने फ्रेंच वेपन सिस्टम का मार्केट माना जा रहा है, क्योंकि रफाल ट्रेडिशनली एमबीडीए की तरफ से डेवलप किए गए माइका मिसाइल के साथ आता है, लेकिन अब डीआरडीओ के अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसे मिसाइल रफाल के लिए एक पावरफुल और लो कॉस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। अस्त्र मार्क 1 का रेंज करीब 110 किलोमीटर है और अस्त्र मार्क 2 का रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये परफॉर्मेंस माइका एनजी जैसे मिसाइल को आउट परफॉर्म करने के साथ साथ काफ़ी सस्ते भी होने वाले। इसी वजह से डसॉल्ट की तरफ से और एमबीडी की तरफ से रफाल के सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अगर अस्त्र सक्सेसफुली रफाल में इंटीग्रेट हो गया तो बाकी रफाल ऑपरेटिंग कंट्रीज भी, जैसे कि इजिप्ट हो जाए, यूएई हो जाए, फिर कतर हो जाए, ये सभी देश भी फ्रेंच वेपन के बदले इंडियन वेपन को सिलेक्ट कर सकते और वो भी डिमांड कर सकते कि हमारे रफाल में भी बाकी वेपन को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन रखा जाए, क्योंकि अगर उनको कम कॉस्ट पर बेहतर मिसाइल मिलेगा तो कोई भी इसके लिए अट्रैक्ट हो सकता है। और ऐसा होने से फ्रेंच वेपन सिस्टम डिफेंस मार्केट में अपनी शेयर को लूज कर सकते और इसी वजह से डसॉल्ट की तरफ से भी रफाल की सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर करने से पीछे हटने का फैसला किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की तरफ से है। पंजाब की होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइनीज मेड PL-15E मिसाइल का लगभग पूरा इंटैक्ट वर्जन रिकवर किया गया। ये मिसाइल डिवरीज डीआरडीओ के हाथ लगाया और अभी इसकी डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये तीसरी बार है जब एक PL-15E मिसाइल का मेजर कंपोनेंट इंडिया के हाथ लगाया और इंडिया में रिकवर किया गया, और इस बार इसकी प्रोपल्सन सिस्टम, डाटा लिंक सिस्टम, रडार सीकर और सब कुछ लगभग सेफ कंडीशन में मिला है। ये मिसाइल, जो कि चाइना की PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C या फिर JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्ट से फायर किया गया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI और रफाल इस जेट को टारगेट करने की कोशिश में इनको पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया होगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने इस मिसाइल को इवेट कर दिया था, जिस वजह से पूरा फ्यूल खत्म होने के बाद ये मिसाइल नीचे गिर गया होगा। इस मिसाइल का इंटैक्ट मिलना सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक बहुत ही बड़ी बात बन चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भी इस मिसाइल को स्टडी करने के लिए रिपोर्टेडली अपने टेक्निकल टीम्स को भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
PL-15 मिसाइल की खास बात इसकी AESA रडार सीकर, डुअल पल्स रॉकेट मोटर और डाटा लिंक सिस्टम है, जो कि मिड कोर्स करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से इसको काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। इस मिसाइल की स्पीड मार्क 5 से भी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये लगभग 145 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस इंटैक्ट डिब्रीज से ये भी क्लियर है कि इस मिसाइल के कुछ वीकनेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका सीकर या डाटा लिंक सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, जिस वजह से इंडियन जेट्स इसको इवेड करने में कामयाब हो गए थे, या इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इससे ज़्यादा पावरफुल है जो कि इसको मिसलीड करने में कामयाब हो गए थे। अब DRDO के मिसाइल लैब्स की तरफ से इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश किया जाने वाला है, जिसमें से इसकी प्रोपल्सन सिस्टम, सीकर एल्गोरिथम्स, इंक्रिप्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर रेजिस्टेंस जैसे एस्पेक्ट पर स्टडी किया जाएगा। ये इनसाइट भारत के अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसे इंडिजिनस मिसाइल को और एडवांस बनाने में मदद करेंगे, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में जैमिंग रेजिस्टेंस को बिल्डअप करने में हमको मदद कर सकते हैं। और फ्यूचर में PL-15E जैसी मिसाइल के लिए कस्टमाइज जैमिंग सोल्यूशन को भी डेवलप किया जा सकता है, जो कि 100% एफिशिएंसी के साथ इन मिसाइल को काउंटर कर पाएंगे। और ये डाटा फ्यूचर में हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। आज की अगली अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बनते टेंशन और इंडियन एयरफोर्स की एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की तरफ से है, जिसमें S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर काफ़ी कुछ क्लैरिफाई किया गया है। सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन था कि S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मिसाइल अटैक को काउंटर किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की सोर्सेस ने क्लियर किया है कि S-400 सिस्टम सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट यानी कि J-10C, JF-17, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लो कॉस्ट थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स हो जाए, फिर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हो जाए या रॉकेट हो जाए, इनको टैकल करने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम, अपग्रेडेड L-70 गन्स और काउंटर UAV सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि S-400 सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल का कॉस्ट ही $1 से $2 मिलियन के आसपास होता है। और ये बात पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिरा गए थे उन सभी को हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 गन की तरफ से मार के गिराया गया था। इसके अलावा समर एयर डिफेंस सिस्टम और हमारे काउंटर UAV सिस्टम को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि S-400 सिस्टम ने कल कुछ भी नहीं किया था। पंजाब और जम्मू के आसपास डिप्लॉय किए गए S-400 सिस्टम के पावरफुल रडार और मिसाइल की नेटवर्क ने एक ऐसा नो फ्लाई जोन कल क्रिएट किया था जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करने से डर गए थे। और ये एक मेजर कारण था जिस वजह से भारत के अंदर अभी ऑलमोस्ट इंटैक्ट PL-15 जैसे मिसाइल को पाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इनको पाकिस्तान के काफी अंदर से फायर कर रहे थे, जिस वजह से फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो रहे थे। इससे क्लियर होता है कि S-400 सिस्टम का रोल सिर्फ इंटरसेप्ट करने में ही नहीं बल्कि डिटरेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए सेफ एरिया मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में ये एरियल फाइट में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने की उम्मीद किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक मेजर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन की तरफ से है, जिसमें उनकी स्वार्म ड्रोन अटैक पूरी तरीके से फेल हो गया है और इसका रिजल्ट उनको काफी महंगा भी साबित हुआ है। कल की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का पूरा प्लान यही था कि वो लो कॉस्ट ड्रोन स्वार्म की मदद से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर पावर कर दे ताकि रडार सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इंटरसेप्टर वगैरह वेस्ट हो जाए और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में एक टेम्परेरी गैप क्रिएट हो जाए। और इसी विंडो का फायदा उठाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के मैन्ड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मुनिशन से भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी पता चला कि कल पाकिस्तान की तरफ से जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था ये सभी टर्किश ऑरिजिन ड्रोन थे और मोस्टली ये अनार्म्ड थे, यानी कि इनका असली काम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम का ध्यान भटकाना था, जबकि असली काम JF-17 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट या J-10 जैसे एयरक्राफ्ट करने वाले थे। लेकिन ग्राउंड में खेल थोड़ा बदल गया था। इंडिया का मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की हाइब्रिड ड्रोन और मैन्ड एयरक्राफ्ट की प्लान को पहले से डिकोड कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तानी ड्रोन को मोस्टली हमने एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से L-70 गन से या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था, जबकि हमारी MRSAM और S-400 जैसे सिस्टम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे थे। हमारे इस इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS के जरिए एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट इनपुट्स और ग्राउंड बेस्ड रडार का फ्यूज डाटा मिला, जिससे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान की इनकमिंग मिसाइल को एक्यूरेटली ट्रैक और डिटेक्ट किया गया था। और अंत में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट के कोऑर्डिनेशन की वजह से पाकिस्तान का पूरा अटैक फेल हो गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।